हाय वेलकम बैक। इस सेशन से हम 11-2 को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन से हमने चैप्टर 11 को स्टार्ट किया जहाँ पर हम वेक्टर एंड ज्योमेट्रिकल शेप को डिस्कस करेंगे और एक्चुअली ये एक स्टार्ट है वेक्टर कैलकुलस के इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैलकुलस का, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से वेक्टर कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक को ज्वाइन कर पढ़ रहे होंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उस तरह के शेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इन फ्यूचर अगर आप एआई या कंप्यूटर विजन के कोर्स को पढ़ते हुए फेस कर रहे होंगे। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है। फादर हुसैन सीएस से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज आप वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सीएस blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यूज़ करके फ्रीली यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। तो वेक्टर में स्पेस कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर इन स्पेस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हुआ कि जब स्पेस पे वेक्टर को प्लेस किया जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। हम जब सिंपल डायरेक्शन की बात करते हैं या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द ग्राफ की बात करते हैं तो हमेशा किसी भी पॉइंट को या वेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक्स एंड वाई के फॉर्म पर लिख रहे होते हैं। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दी एनी इनिशियल पॉइंट और द लास्ट पॉइंट। हम इसे ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं जिसकी कुछ एक्स नॉट एंड वाई नॉट वैल्यूज हो सकती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। और ये पॉइंट जाकर जब इससे मिलेगा तो इसकी एक डायरेक्शन वैल्यू मिलेगी। सो व्हाट अबाउट दैट वन जहां पर कोऑर्डिनेट इन स्पेस थ्री डायरेक्शन पे हो, यानी एक्स वाई एंड जेड आ जाए, तो हमें ये समझना होगा कि वो थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं। देखिए, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वो आर्क है, ये वो लाइन है जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वो लाइन है जो y को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट वन, और ये वो लाइन है जो z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बिहाफ ऑफ दिस थ्री स्पेसेस कोऑर्डिनेट, दिस रीजन इज सेड टू बी अ xy प्लेन, दैट इज सेड टू बी अ xy प्लेन। ये जो रीजन है ये yz प्लेन का है और ये जो रीजन है वो x और z का रीजन है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को समझने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइक x इक्वल टू डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम y टू z प्लेन टू p, y equal to directed distance from x to z plane P, and z is the directed distance from xy plane to P. So the figure shows, यहाँ पर अगर हम x, y, z इन तीनों को या तीनों की डेफिनेशन इन अ फॉर्म ऑफ द एग्जांपल देखें तो दैट इज अ फिगर 11.11 दैट एक्सप्लेन। देखो, इसने ये कहा कि हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3xyz जो कि x एंड yz एक्सेस पे मौजूद है। सबसे पहले हम 160 को समझते हैं, क्योंकि ये x एक्सेस है तो ये इसका पॉइंट हो गया 1, ये y एक्सेस है तो ये हो गया 6, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर 2, 4 और ये 6 होगा, और उसके बाद z पे 0 वैल्यूज है तो ये डायरेक्टली इस तरह से u एक लाइन बन रही है जो इसको 0 पर इंडिकेट कर रही है क्योंकि ये इसकी ओरिजिन वैल्यू होगी, ओरिजिन। नेक्स्ट वन 3, 3 -2, तो हेयर इज एक्स वैल्यू, हेयर इज वाई वैल्यूज, और यहां से अगर हम -2 को देखें नीचे नीचे की तरफ से नेगेटिव वैल्यूज कुछ यूं बन रही होगी, ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो। सेम फॉर द -2, 5, 4 एक्स वाई जेड, एंड सेम फॉर 2, -5 and 3. So points in the three dimension coordinate system are represented by ordered triples. ओके, तो ट्रिपल्स के फॉर्म पर वैल्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से जब आप राइट हैंडेड सिस्टम या लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के साथ इस थ्री डायमेंशन को दिखाना चाहे तो 11.16 इसको मजीद एक्सप्लेन करता है कि अगर एक ह्यूमन राइट हैंडेड है तो वो इस तरह से तीनों एक्सेस को समझ सकता है। तो राइट हैंडेड को देखें तो इसने क्या किया, अपने राइट हैंड को इस तरह से एक्सपेंड किया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई हो गया लेफ्ट साइड, और जो इसका सर है वो उसके जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से प्लेन करेगा एक्स के लिए, राइट हैंड को वाई के लिए, जबकि जेड एक्सिस सेम रहेगा। तो ये एक और मेथड था जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड ओरिएंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि स्टूडेंट इजीली थ्री डायमेंशन को समझ सके। अब जब हम आगे जाते हैं तो स्टार्ट होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला जो नॉर्मली जिस तरह से दो डायमेंशन यानी एक्स वाई के लिए इस्तेमाल होता है इसी तरह ये थ्री के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पे थ्री देखें तो एक्स वाई एंड जेड थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट मौजूद है और उसके जरिए से डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल अगर वन देखें तो डिस्टेंस पॉइंट हमें एक कोऑर्डिनेट दिया गया है और सेकंड कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज दी गई है, तो इन दोनों को हमने फॉर्मूले में पुट किया, तो ये एक्स वाई जेड है, या फिर आप इसे x1 x2 y1 एंड z1 कह सकते हो। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये होगा z2। तो इसके रिस्पेक्ट से वैल्यूज पुट की हमने, स्क्वायर किया, 3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी द डिस्टेंस पॉइंट बिटवीन दीज थ्री 2 पॉइंट। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट थिंग, स्पेयर।
अच्छा, जब हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये तो वेक्टर डिस्टेंस की 3 डायमेंशन पे हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास स्पेयर मौजूद है कोई, ओके? तो इसके लिए हम किस तरह से इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और इसका मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ द स्पेयर का, ठीक है? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द r स्क्वायर दैट व्हिच मीन अ रेडियस ऑफ द स्पेयर. So the figure 11.18 shows moreover the midpoint of the line segment joining the point this one and this one has the coordinates. यानी अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना होगा तो उसका ये फॉर्मूला होगा. अब अगर आप 11.18 फिगर को देखें तो ये स्पेयर है, ये इसके इनिशियल मिड यानी रेडियस पॉइंट है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और ये इसका वो पॉइंट है जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस निकालूं या फिर इक्वेशन ऑफ द स्पेयर फाइंड करूँ यहाँ से. तो इस तरह से फॉर्मूला इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हमने इक्वेशन ऑफ द स्पेयर कहा हुआ है. नाउ इसी लॉजिक के ज़रिए से एग्जांपल 2 है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, जिसमें हमें जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए गए हैं वो ये और ये दिया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स नॉट एंड वाई नॉट की तमाम वैल्यूज़ मिल गई है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस मालूम करनी है स्फीयर की, तो हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूले पे तमाम वैल्यूज़ पुट की. हियर इट इज द मिड पॉइंट, रिमेंबर दिस वन. इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट की 5, -2 and 3, 0, 4, -3. That's a very simple formula, putting the all values and we find the coordinates, 3 coordinate system, जिसको हम मिड पॉइंट वैल्यूज कह रहे हैं. अब बाय द डिस्टेंस फार्मूला द रेडियस विल बी दिस वन. अब रेडियस के लिए हमें 0 - 5/2, 4 - 1 का होल स्क्वायर, -3 एंड -z का 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इस कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है 0, 4 एंड 3. तो 0, 4 एंड 3 का मतलब हुआ दिस वन -3 के साथ, और उसको फाइंड करने के बाद हमें ये वैल्यूज मिल गई 97 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2. नाउ देयरफॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विल बी दिस वन. अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमें इक्वेशंस बता रही है जो कि इस फॉर्मूले के जरिए से. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बेस्ड ऑन दिस वैल्यू. Hope you'll understand the conceptual behavior, conceptual flow of the topic, finding the distance between a 2 point or the equation of the sphere. इसके बाद वेक्टर इन स्पेस है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब हम वेक्टर इन स्पेस कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं किसी वेक्टर का या वेक्टर्स का. यानी आप किसी पॉइंट पर मौजूद है, वहां से आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं. दैट इज सेड टू बी अ वेक्टर इन स्पेस मेन. सो द डेफिनेशन says here, I'm going to zoom it, vector in space. Let we have a vector of 3 dimension u and v. In vector in space, let c be the scalar, which means there is another scalar value c or constant values. So the vector in space will be equality of vector u equal to v if and only if, as we know कि तमाम coordinates दूसरे vector coordinates के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि equal vector होंगे. Component form, if u represent the directed line segment from this to this, then the component form of this vector will be like this: v1, v2, v3, which mean q1 minus p1, q2 minus p2, q3 minus p1 will be called a component form of the vector. Length of the vector अगर मुझे निकालना है तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इसके जरिए से मुझे लेंथ मिल जाएगा. यूनिट वेक्टर का सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस सेशन पे भी देखा हुआ है, v डिवाइड बाय एब्सोलूट वैल्यू ऑफ v. एब्सोलूट का मतलब फॉर्मूला है जो कि हम एक्सपेंड करके वैल्यूज को फाइंड कर रहे होते हैं. वेक्टर एडिशन, किसी भी दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. ये कंप्लीटली वेक्टर इन स्पेस की लॉजिक है जिसके जरिए से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख रहे होते हैं दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा के दरमियान. अब जब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं. फाइंडिंग द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस, यानी वेक्टर इन स्पेस पे रहते हुए हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर मालूम करना चाह रहे हैं. सो फाइंड द कंपोनेंट एंड द फॉर्म एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v having the initial value this and the terminal point this, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एंड हो रहा है. देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर v इन द डायरेक्शन v, और लास्ट में हमें यूनिट वेक्टर v भी मालूम करना है. तो कंपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला अगर आप टॉप पे देखो, हियर इट इज अ कंपोनेंट फॉर्म, दिस वन आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टैटिक हियर, गुड वन. सो हैविंग द वैल्यूज जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला, मुझे ज़्यादा टाइम इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे. 0 माइनस -2, -4, -3, 4 - 1, सॉल्व किया, कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज हमें मिल गई. नाउ विच अप्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड, और अगर मैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करूं, हियर इट इज फॉर्मूला पुट किया मैग्नीट्यूड के लिए और हमें मैग्नीट्यूड मिल गया. अब मुझे एब्सोलूट यानी मैग्नीट्यूड भी मिल गया जिसको मैं एब्सोलूट कह रहा होता हूँ, और मुझे v भी मिल गया. तो हम यूनिट वेक्टर के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. हमने v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस्तेमाल किया, v की वैल्यू हो गई 2, 7 एंड 3 एंड द
मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 64 पुट किया, कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज मिल गई, एंड दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स, अ यूनिट वेक्टर in a form of the x, y, and z, right? The definition in a parallel vector. Two non-zero vector u and v are parallel if there is some scalar c such that u equal to cv. That's a very important thing. अगर दो non-zero vector है वो parallel है, कब पैरेलल है? अगर हमारे पास कुछ एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी या वैल्यूज मौजूद हो जो सेटिस्फाई करे u इक्वल टू सी वी, यानी वेक्टर u बराबर है c मल्टीप्लाई बाय v वेक्टर के। अब ये कैसे होगा? देखो, ये है हमारे पास v वेक्टर, अब हमें सॉल्व करना है c मल्टीप्लाई बाय v के लिए, तो ये रहा हमारे पास v वेक्टर। अब इस v में किस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए कि वो u के बराबर हो जाए? For example, in figure 11.21, the vector uv and w are parallel because u equal to 2v and w equal to negative v. तो इस लिहाज से ये पैरेलल वेक्टर हुआ है क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है इन अ फॉर्म ऑफ द पैरेलल ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप v को देखो तो v को अगर मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो u के बराबर हो जाएगा। सेम फॉर द w एज वेल, किसी कांस्टेंट से करूंगा यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा तो वो इसके बराबर आ जाएगा, यानी वो इस तरह से, इसी को मैं अगर थोड़ा सा पुश करके नेगेटिव कर दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा, राइट? तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है पैरेलल वेक्टर को। अब इसकी एग्जांपल है, ओके, पैरेलल वेक्टर की एग्जांपल 4 में क्वेश्चन क्या है? वेक्टर w हैज अ इनिशियल पॉइंट दिस वन एंड द टर्मिनल पॉइंट दिस वन। एक वेक्टर w है जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट हमें दिया गया है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू w। कौन सा वेक्टर है जो w के पैरेलल होगा, क्या है, जिसकी इनिशियल और टर्मिनल वैल्यूज ये है, राइट? तो हमें u एंड v दिया गया है, तो हम चाहें तो u एंड v को इन वैल्यूज़ को विजुलाइज कर सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस के अंदर और उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले के जरिए से पुट करना है। तो बिगिन बाय राइटिंग w इन अ कंपोनेंट फॉर्म। तो हमने सबसे पहले w को कंपोनेंट फॉर्म के जरिए, फॉर्मूले के जरिए से कन्वर्ट कर लिया। इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज हमें मिल गई -6, 8 एंड 2। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, कंपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ मौजूद है इस वक्त। जब ये हो गया तो अब हमने क्या किया, बिकॉज u हैविंग दिस वैल्यू, ओके, और इसको हम कंपोनेंट फॉर्म पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सो यू कैन कंक्लूड दैट u इज पैरेलल टू w। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट के बाद हमें ये कंक्लूड हो गया कि u जो है वो पैरेलल है w के। इन द थर्ड और सेकंड केस b, इन दिस केस यू वांट टू फाइंड अ स्केलर वैल्यूज c फ्रॉम दिस इक्वेशन। 12, -16 और 4 हमें मिल चुका है, c हमें मालूम करना है -6, 8 और 2 के लिए, क्योंकि ये w की वैल्यूज है, ये w है। नाउ हमने क्या किया, इक्वेशन एक सेपरेटली इक्वेशन बना दी जो 12 को सेटिस्फाई कर रही है -6 के लिए, -16 8 के लिए और 4 जो है वो 2 के लिए। इस तरह से हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमें 3 c की वैल्यूज मिल गई जो कि -2 एंड +2 है, विच बिकॉज देयर इज नो सच c फॉर द इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन दो द वेक्टर हैज नॉट पैरेलल। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, क्योंकि सारी वैल्यू सेम नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो वेक्टर हैं वो पैरेलल नहीं है, जबकि u एंड w बेस्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट ओनली आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह से एग्जांपल 6 फैक्टर यूजिंग वेक्टर टू डिटरमिन कोलीनियर पॉइंट्स के हैं, जिसके अंदर हमें 3 वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट दिए गए और हम कोलीनियर्स बता सकते हैं, यानी पी क्यू एंड पी आर आपस में लीनियर फॉर्म है या फिर नहीं है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके उनकी वैल्यूज ली है और यहाँ पर सॉल्व किया है कि 2 वेक्टर हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, सो दीज वैल्यूज सेम इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम बाई डायरेक्शनली कहते हैं, आर पैरेलल विच आर बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू एज शोन इन द फिगर। सो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, एप्लीकेशन भी है जिसमें हम मेजरिंग फोर्स कर रहे हैं। मैं इस एग्जांपल को भी कवर करवाऊंगा ताकि हमें इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन का पता चले कि वेक्टर स्पेशली जब आप इन स्पेस देख रहे होते हो या स्पेस कोऑर्डिनेट्स देख रहे होते हो तो वो किस तरह के एप्लीकेशन पे इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये एप्लीकेशंस इन अ फॉर्म ऑफ द फिज़िक्स के फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की रोटेशंस वगैरह पर काम करते हुए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं एप्लीकेशन पे जो कि 7th नंबर पर मौजूद है, राइट? सो द एग्जांपल सेज a television camera weighing 120 pounds is supported by a tripod as shown in a figure 11.29, represented the force exerted on each leg of the tripod as a vector। तो एक 120 पाउंड का जो है वो एक कैमरा है जो कि ट्राइपॉड स्टैंड पर मौजूद है और उसके जो लैग्स हैं उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है,
ठीक है? अब जब ये हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट से हमें उनको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है उसकी कि ये जो फ़ोर्स है इन अ फॉर्म ऑफ द वेक्टर किस तरह से हो रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो अगर आप 11.23 को देखें तो यहाँ पर उसी एग्ज़ाम्पल्स को या क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये एक टेलीपोर्ट है जिसकी ये स्टैंड है और इस स्टैंड्स पर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम वैल्यूज़ मिल रही है यानी एक्स, वाई, ज़ेड पर इसके 3 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल रही है जिसको Q1, Q2, Q3 कहा गया है। जबकि ट्राइपोड की अपनी जो वैल्यूज़ है वो 0, 0, 4 है। नाउ लेट द वेक्टर F1, F2, F3 रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द 3 लेग्स। हमने 3 वेक्टर्स ले लिए जिसको Q1, Q2, Q3 कहा गया है, F1, F2, F3 जो कि लेग्स पर फोर्स है। यू कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ F1, F2, F3। जब हम इसकी डायरेक्शन मालूम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम रिप्रेजेंट करने लगेंगे कि फोर्स किस तरह से उस पे ट्राइपोड पर पड़ रहा है। तो हमने पी क्यू तीनों निकाल लिए यानी P ऑफ Q1, P ऑफ Q2, P ऑफ Q3 वेक्टर। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया देखें, वेक्टर्स का जो बेसिक फॉर्मूला था यानी सेकंड कोऑर्डिनेट से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया सेम लॉजिक के साथ एक्स वाई जेड, पी क्यू फिर पी क्यू टू फिर पी क्यू थ्री सिंप्लीफाई किया, 3 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मिल गई हमें एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। नाउ because each leg has the same length of the force distributed among the 3 leg, so which mean we can say that the length or the magnitude of the force 1 F1 F2 F3 they all are same or equal. तो behalf of this F1 and F2 F3 के coordinates की values यहाँ पे लिखी गई है जो हमें solve होने के बाद मिली है यानी ये और ये इन तीनों को हमने लिख दिया। Now what will be the एडिशन ऑफ दिस वैल्यूज। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, हमने F1, F2 और F3 इन तीनों को ऐड किया और प्लेन F के अंदर सेव कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज थी हमारे पास वो हमें ये मिल गई। अब ये तीनों वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं देखो यहाँ पर, यू कैन कंक्लूड दैट F1, F2, F3 हैव द वर्टिकल कंपोनेंट of -40. This implies that C -4 equal to -40 and C equal to 10। यानी अगर मैं -4 से डिवाइड कर दूं तो ये C की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो ओरिजिनल इक्वेशंस थे ना दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वो वेक्टर्स की क्वांटिटीज़ या कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह की फोर्स होगी जो उस ट्राइपॉड के लेग्स पर एक्सर्ट करेगी at the time of the standing of this object into any kind of the place or plane having these number of the coordinates जो कि क्वेश्चन में दिखाया गया था। तो होप यू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है लेकिन यहाँ पर हमें इन चीज़ों को इसलिए अंडरस्टैंड करना होता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिर इसी तरह से कंप्यूटर विजन या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के टॉपिक को देख रहे होंगे तो वहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आपके लिए बेहतर रहेगा इन प्री रैक्विजिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलस के साथ। हमने जाना स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर इन स्पेस 11.2 के अंदर इस सेशन पे। होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट। इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन यानी 11.3 में हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को जान सकेंगे जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। इधर जब आप स्केलर के साथ कर रहे होते हैं या फिर सिंपल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसमें क्या फ़र्क होता है, और ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये डिस्कस करेंगे। जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।